आजमगढ़ जिले की दोनों सीटों का योगदान। सवाल आपसे पूछ के थोड़ी पूछेंगे। 400 पार नहीं हुई तो हम सरकार विपक्ष चुनाव में उनसे क्या लेना देना? नहीं, वो कार्यक्रम अरे यार, जब आप मेरी सवाल नहीं सुनोगे तो मैं आपका जवाब कैसे सुनूं? आप भी तो सुनो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। बस यही तो लोचा है यार, नारा लगाने से कुछ नहीं होता। मैं गलत बोल रहे हैं बाबा। 10% काम हुआ है, 90% बचा है। नहीं जब से हुई तब से अरे वो छोड़ दीजिए भैया, आपके आजादी की जंग आप लड़े थे क्या? मैं आपसे समस्या की बात कर रहा हूँ, आप आजादी में चले गए। सरकार की जो योजनाएं हैं, है ना, वो योजनाओं को आखिर अधिकारी और कर्मचारी जमीनी स्तर पर क्यों नहीं कर रहे? सर, जैसा कि आजमगढ़ में जो है दूसरी जगह आपका कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज मैं सुबह से ही आजमगढ़ जिले के प्रवास पर हूँ और उसमें आने वाली 2 लोकसभा सीटें, इसमें आजमगढ़ सदर बोलते हैं, उसकी गोपालपुर विधानसभा में, और आज अभी वर्तमान में जहां आप उपस्थित हैं लालगंज लोकसभा सीट पे लालगंज विधानसभा में हमारे बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है। दोनों ही जगह हमारे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा देखते हुए, उनका कमिटमेंट देखते हुए, उनकी निष्ठा देखते हुए, हमारे पदाधिकारियों का समर्पण देखते हुए, उनका मार्गदर्शन देखते हुए दोनों ही प्रत्याशी हमारे विजयी होने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। उनका हमारे आजमगढ़ जिले की दोनों सीटों का योगदान मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में और 400 पार हमारी सीटें भाजपा की आने में दोनों सीटों का योगदान होगा। विशेष रूप से अभी मैं लालगंज सीट पर हमारी बहन नीलम सोनकर जी जो यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी है, उनकी जीत तो होना वैसे भी निश्चित थी, लेकिन उसको और सुनिश्चित करने के लिए, उनकी जीत की मार्जिन को और बढ़ाने के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं में और भी जोश भरने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। आप देख सकते हैं कि 400-500 हमारे जमीनी कार्यकर्ता जो है, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, 416 बूथ अध्यक्ष और सभी शक्ति केंद्र के हमारे जो कार्यकर्ता है, मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता है, जिला स्तर के जो हमारे जिला अध्यक्ष जी सहित तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं, विधानसभा लोकसभा के जो प्रभारीगण हैं, संयोजकगण हैं, उन सभी का ऊर्जा देखते हुए मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लालगंज सीट भी जीते। जैसा कि सर आजमगढ़ की 2 सीटों में लालगंज सीट का एक अहम रोल रहता है। पिछले चुनाव में जो नीलम सोनकर जी पहले सांसद रही, एक लंबा अंतराल रहा, क्या कारण? पिछले चुनाव में हम किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाए थे, उन्हीं का निवारण करने का ये इंतजाम है। कहीं कोई कमी रह गई होगी उसे पूरी करने के लिए, और विशेष रूप से कार्यकर्ताओं में जो इस समय मोदी जी का इस सरकार को तीसरी बार बनाने का जो उनका जो उत्साह है, 400 पार करने का जो एनडीए के लिए जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उसके बल पे हम ये कह सकते हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार नीलम सोनकर जी लोकसभा में चुनकर लालगंज से जा रही है। सर, बसपा प्रत्याशी संगीता आजाद पहले रही यहाँ पे सांसद रही है, क्या भाजपा में आने से लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उनका हमने स्वागत भी किया है और हमारे पार्टी ने भी उनका स्वागत किया है। वो एक बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति रही है, हमारा व्यक्तिगत भी उनसे मिलना जुलना हुआ है। सर, मोदी सरकार की मालूम है कि उनके आने से बहुत फायदा। मोदी सरकार की जो गारंटी है 400 पार का जो नारा है, अहम मुद्दा श्री राम मंदिर रहा है, क्या कहेंगे? श्री राम मंदिर एक मुद्दा प्रमुख रहा है, लेकिन साथ ही जो लोगों की सेवा हुई है, लोगों को मकान देने का, अन्न देने की जो व्यवस्था है, उनको 5 साल और बढ़ाने का, 4 करोड़ मकान बन चुके हैं, 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड का, गरीबों की कल्याणकारी जो योजनाएं रही है उनका भी उतना ही असर है। विकसित भारत का आरोप है, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसका भी उतना ही का आरोप है कि मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, तो क्या भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश बनाने मंदिर के साथ राम राज्य भी स्थापित करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे। तो अभी आपने देखा कि हम लालगंज शगुन मैरिज हॉल में थे और यहाँ पर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा
आए हुए थे और ये लालगंज की जो यहाँ की सांसद प्रत्याशी है नीलम सोनकर, और यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से कुछ बूथ स्तर की मीटिंग भी थी, और जैसा उन्होंने कहा बयान में आप सुन सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी खड़े हैं, हम उनसे भी कुछ सवालात पूछेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रेश राम। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला कमेटी का मेंबर हूं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूं। कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, मैं कह रहा था भाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में लक्ष्य रखा 400 पार, और उसी के अवधि में उसी के उद्देश्य से लालगंज लोकसभा में लालगंज विधानसभा का बूथ सम्मेलन आज सगुन मेरे हाल में हो रहा है। उसके मुख्य अतिथि माननीय के समाज ऊर्जा मंत्री जी हैं, और वो ईमानदारी से हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का गौरव पूरी दुनिया में मान सम्मान रखेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सबका सम्मान। अगर 400 पार नहीं हुई तो हम सरकार तो बनाएंगे ही है, लेकिन 400 पार होने से हम दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना स्थायी मेंबर बनाएंगे और वीटो पावर में हम अपना नाम रखेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहा हूँ और सारे ईमानदार कार्यकर्ता है। किसी लोग अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी एक बिजली की बकाया बिल की योजना निकली थी और ये भारत सरकार की योजना थी, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर, यानी अगर देखा जाए तो 98% लोगों ने भुगतान भी कर दिया, बराबर। लेकिन भारत सरकार की ये योजना थी कि जो जर्जर पोल है उनकी शिफ्टिंग की जाए, 11,000 के तार जो 50 साल से पड़े हैं, मेरी बात सुन लीजिएगा, उसको बदली किया जाए, जो 440 के खुले हुए तार है उसको केबलाइज किया जाए। तो लेकिन ये लालगंज के जो बिजली अधिकारी हैं, या तो देखिए सरकार के जुमले या तो कागजी स्तर पे है, या फिर ये अधिकारी जो है ये सरकारी विरोधी कार्य कर रहे हैं। क्योंकि क्या कहा कि किसानों की गेहूं की फसल तैयार है, फसल कट के 1 महीना हो गया, हमने खुद कई मर्तबा एक्सीएन से एसडीओ से कहा, कह रहे हैं करेंगे करेंगे, फिर धान की फसल तैयार हो जाएगी फिर कहेंगे कि फसल तैयार है। मैं आपका उत्तर दे रहा हूं, जो भी योजना भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है उस योजना के तहत बहुत तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इतने ज्यादा पोल खराब हो गए थे, इतने ज्यादा 440 वोल्ट के तो तारे खराब हो गए, केबल का काम चल रहा है, और एसडीओ और ये चीफ इंजीनियर वगैरह जितने भी हैं, ये जेई वगैरह जितने भी लोग लगे हुए हैं, चुनाव चल रहा है, उसमें थोड़ा से विपक्ष चुनाव में उनसे क्या लेना देना? नहीं, वो कार्यक्रम चल रहा है भाई, कार्यक्रम चल रहे हैं, धीरे धीरे अभी पूरा हो जाएगा भाई साहब। हर गांव में, हर घर में बिजली नल का काम यदि हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम ने हुआ है। और सुनिए, आपने एक सवाल किया है, कि बिजली पोल आप चल के देखिए, हर गांव में देखिए, हर घर में देखिए। मेरे प्रश्न का मतलब नहीं समझे, मेरी बात एक मिनट बाबा, मेरी बात तो सुन। अरे यार, जब आप मेरी सवाल नहीं सुनोगे तो मैं आपका जवाब कैसे सुनूं? आप भी तो सुनो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। बस यही तो लोचा है यार, नारा लगाने से कुछ नहीं होता। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सरकार की जो योजना है, अगर उन योजनाओं पे अधिकारी व कर्मचारी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनका 2 ही लक्ष्य हो सकता है, या तो वो सरकार विरोधी है या उनको कोई मना कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने कार्य नहीं किया। ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है जो सरकार की छवि खराब कर रही है, या मैं नहीं, ये गांव की और हर प्रदेश। लालगंज ग्रामीण फीडर पे एक भी काम नहीं। आप बोल रहे हैं भैया, आप बोल रहे हैं। मेरे खुद की फीडर, मैं भी लालगंज से बिलोंग करता हूं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं भी बताया, जो भारतीय जनता पार्टी ने विद्युतीकरण सौभाग्य योजना के तहत कार्यक्रम किया है, उसमें फेज वाइज कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने कहा है कि 11,000 के जो तार जर्जर हैं वो अगले फेज में बदले जा रहे हैं। 440 का जो केबलीकरण हो रहा है, करीब करीब 90% वह कार्य संपूर्ण हो चुका है, 10% ही बचा है, और वो भी कार्य तेजी से हो रहे हैं। गलत बोल रहे हैं बाबा, 10% काम हुआ है, 90% बचा है। नहीं बाबा, हम क्षेत्र में घूमते हैं, हमको मालूम है। आजादी जब से हुई तब से अरे वो छोड़ दीजिए भैया, आपके आजादी की जंग आप लड़े थे क्या? हम पैदा नहीं हुए तो हम क्या बताएं कि आजादी में क्या हुआ, ये बताइए। यहाँ जो हमारे घर के देखिए, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, अभी जो समस्या है, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट बतिया सुन लीजिए। अरे यार, बात तो सुन लो यार। अरे यार, वही बात करो, मैं आपसे समस्या की बात कर रहा हूँ, आप आजादी में चले गए। आज की
की समस्या की बात करें। हाँ जी बताएं। देखिए, आप बिजली की समस्या को कह रहे हैं, रोड की समस्या काफी जिक्र किया आपने। इसके पहले लालगंज से आजमगढ़ और बनारस के लिए इतना बढ़िया रोड कभी देखा था? नहीं देखा था। सुनिए, 14 के बाद से जो काम बुनियादी तौर पे सरकार ने किया है, चाहे रोड हो, बिजली हो, बिजली की देखिए पहले की सरकारें हुआ करती थी, चिन्हित जिलों में बिजलियां मिला करती थी। आज आप कह रहे हैं बिजली की बहुत ज्यादा अकाल पड़ी है। आपकी मोबाइल कैसे चार्ज हो गई है? मेरी मोबाइल कैसे चार्ज हो गई? सारे संसाधन, सुनिए, मैं सबसे ज्यादा बिजली मिल रही है। मैं कह रहा हूँ कि 18 घर से 20 घंटे मैं कह रहा हूं कि जितनी नियमितता के साथ आज बिजली हो, सरकारी योजनाएं हो, उनका लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। नहीं, और हमारी सरकार, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिजली नहीं मिल रही है, बराबर। जो सरकार का नियम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा, वो 18 घंटा लाइट मिल रही है। ये नहीं है कि लाइट नहीं मिल रही है, लाइट मिल रही है। रास्ते की बात की है, रास्ता बना, ठीक है, बन रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है। और भी मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, है ना, वो योजनाओं को आखिर अधिकारी और कर्मचारी जमीनी स्तर पर क्यों नहीं कर रहे? मेरा कहने का प्रश्न ये है, आप समझ रहे हैं कुछ और। नहीं, मैं बिल्कुल समझ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार काम नहीं कर रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है। अरे भाई, 18 घंटे हमको बिजली से मतलब है, 18 घंटा बिजली मिल रही है। आज कोई समस्या होती है, 1076 पे फोन कर दो, 1912 पे फोन कर दो, तुरंत उसका समाधान होता है। नहीं है, एमडी को फोन कर दो, चीफ इंजीनियर को फोन कर दो, तुरंत उसको लिया जाता है गंभीरता से। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं और अधिकारियों को ये चाहिए कि उसको वो करें, वो क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैं अधिकारियों को कह रहा हूं। मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि हर जहां पे, आपने कहा कि चाहे वहां पे एसडीओ के यहाँ हो, वहां से सुनवाइयां हो रही हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को? हो रही है। मैं कह रहा हूं कि सरकार का काम होता है योजनाओं को जनता के लिए लाना और उसको अमल में उतारना। एक नारा हुआ करता था, एक कहावत हुआ करती थी कि राजीव गांधी कहते थे, कि बहुत पुरानी कहावत है, बहुत प्रासंगिक भी है, कि अगर 1 रुपया जाता है तो पहुंचता कितना है, क्वेश्चन मार्क था। लेकिन आज अगर किसान सम्मान निधि की 2000 की राशि डायरेक्ट खाते में पहुंचती है, तो ये जो हमारा जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट पहुंचाने का काम है। अब ये कार्य हमारा है, कार्यकर्ताओं का है कि कहां पे विद्युत की समस्या है। आप पत्रकार हैं, आपका काम है कि उस समस्याओं को उजागर करना। और अगर अधिकारी कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हमारी सरकार उनके प्रति कार्रवाई करने में तनिक भी संकोच नहीं कर रही है। मैं बोलूं आपको, यही टिकर, आप लालगंज के रहवासी हैं भैया, थोड़ा सामने, आप लालगंज के रहवासी, मैं भी लालगंज। आज लालगंज में है ना, तकरीबन खाली टिकरगाह के अंदर 12 से 13 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो 10वीं फेल है, 9वीं फेल है। मेरी बात सुन लीजिएगा पहले गौर से। हॉस्पिटल खोलने के लिए एमबीबीएस की डिग्री होना कंपलसरी है, पहली चीज। आपके यहीं पर एक लालगंज हॉस्पिटल से 150 मीटर पे आयुष हॉस्पिटल है, वो नर्स की क्या रे डिग्री लेके बैठी है, अपने आप आगे लिखती है डॉक्टर निशा सरोज, स्त्री विशेषज्ञ, बराबर। आईएन तिवारी को मेरे पास लेटर है, मैं आपको दिखा सकता हूं। आईएन तिवारी को मैंने 10 मरतबा लेटर भेजा। आपके जिला अध्यक्ष जो है प्रकाश जी, उनको मैंने लेटर दिया था ऑन रिकॉर्ड, वो अभी भी रिकॉर्ड है, बराबर। क्या कार्रवाई इस तरह की, देखिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह की काफी समस्याएं जो हमारे संज्ञान में आई है। आपने बताया ना, डॉक्टर हुआ करते हैं, इस तरह के बहुत सारे डॉक्टर थे। लेकिन आपको मैं एक बता दे रहा हूं, जितना इस प्रकार के डॉक्टरों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही किया गया। नहीं तो इसके पहले जो झोला छाप डॉक्टर थे ना, वो ही आज भी है मेरे भैया लालगंज में, इसको मानना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना कि चिन्हित करके उन पे कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ चलिए, मैं आपको चिन्हित कराता हूँ, आप कार्रवाई करवाएं। सुनिए, अरे यार आज की बात करो मेरे भैया, पुरानी कहाँ लेके बैठे आप सुनिए यार, खाली भैया बीच में आके खाली नारे लगा रहे हो। मैं आपसे मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे लो, आप बात सुनिए कि पहले जिंदाबाद, ठीक है, लेकिन पहले मुद्दे देखिए, बिल्कुल सही है आपका मुद्दे का। समस्याओं को पहले चिन्हित करना होता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई करनी होती है। हमारे यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कई ऐसे फर्जी डॉक्टर जो लोगों का शोषण कर रहे हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई की है और ये ऑन पेपर है। मैंने भी कई हमारे यहाँ जो पीड़ित लोग रहे हैं उनकी सुनवाई माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से हुई है और उस पर कार्रवाई हुई है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी समस्या है तो पहले उसको समझना पड़ता है। अन्य की सरकारों में इन सब चीजों को बहुत बढ़ावा दिया गया और आज लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में है। हम इन समस्याओं को बहुत ही बारीकी से चिन्हित कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।